चलिए तो एक अभी मैं देख रहा था कि जब ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया, इससे भारतीय राजनीतिक इतिहास में जो है एक नया मोड़ आया और अध्ययन को एक नई दिशा मिली, क्योंकि भारतीय और यूरोपीय विद्वान इस अभिलेखों को पढ़ने के बाद यहाँ के प्रमुख राजवंशों के वंशावली का निर्माण उन्होंने शुरू कर दिया और विभिन्न भाषा में लिखे हुए अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग करके यहाँ पर शासन करने वाले राजाओं के वंशावली का निर्माण किया गया। अर्थात पहले कौन राजा हुआ, फिर उसके बाद कौन राजा हुआ, फिर कौन राजा हुआ, किस वंश के कौन कौन से राजा हुए, इस तरह से उनके वंशावलियों की रचना जो है ना भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने मिलकर किया। विभिन्न भाषाओं में लिखे अभिलेख और ग्रंथ जो है इस काम में उनको सहायता प्रदान किया। परिणाम स्वरूप 20वीं सदी के आरंभिक दशकों तक उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास की एक सामान्य चित्र तैयार हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशक तक जो है उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास का एक सामान्य चित्र तैयार हो गया। अर्थात यह पता चल गया कि कब कौन कौन से शासक हुए और किस किस वंश के थे। उसके बाद विद्वानों ने अपना ध्यान राजनीतिक इतिहास के संदर्भ की ओर लगाया। जब वंशावली का पता चल गया, इसके बाद जो है अपना ध्यान इतिहासकारों ने इतिहास के संदर्भ की ओर लगाया और छानबीन करने की कोशिश की कि क्या राजनीतिक परिवर्तनों और आर्थिक तथा सामाजिक विकास के बीच कोई संबंध था। विद्वान अर्थात इतिहासकार अध्ययन करके इस निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करने लगे कि क्या जो राजनीतिक परिवर्तन हुए थे उस राजनीतिक परिवर्तन का आर्थिक और सामाजिक विकास से कोई संबंध था। अर्थात क्या राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक विकास के कारण राजनीतिक परिवर्तन हुए, तो इनके बीच संबंध, राजनीतिक परिवर्तन और आर्थिक और सामाजिक विकास के बीच के संबंधों का इन्हें शीघ्र ही आभास हो गया और पता चला कि राजनीतिक विकास का संबंध आर्थिक और सामाजिक विकास से बहुत गहराई से होता है। तो हमने अभी इस पॉइंट 1 में प्रिंसेप और प्रियदर्शी में यह देखा कि सर्वप्रथम 1830 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखे हुए अभिलेख को पढ़ने में सफल हुए और जब वह इस अभिलेख को पढ़ने में सफल हुए तो अभिलेखों को पढ़ा जाने लगा और इससे जानकारियां प्राप्त होने लगी और भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने, इतिहासकारों ने मिलकर और यहाँ के प्रमुख राजवंशों की वंशावलियों को पुनर्गठित किया, पुनर्रचना किया और इनसे 20वीं शताब्दी तक एक पता चलने लगा कि जो है किस समय कौन से शासक हुए थे और किस राजवंश के थे। इसके बाद जो भी ऐतिहासिक अभिलेख या सिक्के या विभिन्न प्रकार के स्रोत मिले, उन स्रोतों के द्वारा उस समय के इतिहास की रचना की जाने लगी और इतिहासकार इस बात की खोज में लग गए कि क्या जो राजनीतिक विकास हुए वह आर्थिक और सामाजिक विकास का परिणाम था, क्या इन दोनों में कोई गहरा संबंध है। तो इसका उत्तर उन्हें मिला कि इसमें संबंध तो थे, लेकिन संभवतः सीधा संबंध हमेशा नहीं थे। तो यह पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा। अब दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, प्रारंभिक राज्य। प्रारंभिक राज्य पॉइंट 2 में है, ये आपको बुक में है, आप बुक को जरूर देखेंगे। अच्छी तरह से क्लास को समझने के लिए आपको बुक देखना पड़ेगा और यहाँ से
जो है पॉइंट 2 से हम स्टार्ट करेंगे। यह है प्रारंभिक राज्य। पॉइंट 2.1 में है 16 महाजनपद। 16 महाजनपद आरंभिक। इसमें जो है 16 महाजनपद के विषय में पहले मैं अपनी तरफ से आपको बता देता हूँ। प्रारंभिक राज्यों के विषय में जो जानकारियां मिली उसमें 16 महाजनपद का पता चला। इस 16 महाजनपद बौद्ध धर्म ग्रंथ में भी 16 महाजनपद की चर्चा थे और जैन धर्म ग्रंथ में भी थे। हालांकि बौद्ध धर्म ग्रंथ में जो 16 महाजनपद बताए गए थे और जैन धर्म ग्रंथ में जो 16 महाजनपद बताए गए थे, दोनों के नाम में थोड़ा डिफरेंस था। कुछ नाम दोनों में एक जैसे थे और कुछ नाम बौद्ध धर्म में अलग थे और जैन धर्म में अलग थे। संभवतः अलग अलग रहने वाले लोग विभिन्न राज्यों को अलग अलग नाम से जानते रहे होंगे, अर्थात एक ही कोई राज्य को बौद्ध धर्म वाले किसी और नाम से इंगित कर रहे हैं और जैन धर्म वाले उसको किसी और नाम से इंगित कर रहे हैं। लेकिन इन महाजनपदों की संख्या 16 ही थी। महाजनपद क्या? राज्य। 16 राज्य थे, जिसे कि इसमें 16 महाजनपद कहा गया है। इसमें कुछ नाम जो दोनों में एक जैसे थे, बज्जी, मगध, कोसल, कुरु, पंचाल, गंधार, अवंती। बज्जी, मगध, कोसल, कुरु। बज्जी, मगध, कोसल, कुरु, पंचाल, गंधार, अवंती। इतना नाम जो है बौद्ध धर्म ग्रंथ में भी है और जैन धर्म ग्रंथ में भी। बाकी नाम जो है बौद्ध धर्म ग्रंथ में कुछ और है और जैन धर्म ग्रंथ में कुछ और है, लेकिन दोनों में संख्या 16 ही बताए गए हैं और ये सातों नाम दोनों में सेम है। तो अब हम लाइन बाय लाइन देखते हैं इसमें आप क्या बता रहे हैं। पॉइंट 2.1 16 महाजनपद। आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इस काल को प्रायः आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। ये जो आरंभिक राज्य थे, इसको किन चीजों के साथ जोड़ा जाता है? इस काल को प्रायः आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। अर्थात इन आरंभिक राज्यों में जो है लोहा का प्रयोग बढ़ रहा था, सिक्कों का विकास हो रहा था, नए नए नगर बन रहे थे। इसी काल में बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ और इसी काल में बौद्ध और जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधारा का भी विकास हुआ। बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म ग्रंथों में आरंभिक जो भी ग्रंथ है उसमें 16 राज्य का उल्लेख मिलता है, जो महाजनपद के नाम से मिलता है। 16 महाजनपद उसमें लिखा हुआ है। यद्यपि महाजनपदों की नाम की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं। बौद्ध धर्म ग्रंथ में 16 महाजनपद की जो सूची है और जैन धर्म में जो 16 महाजनपद की सूची है, दोनों एक समान नहीं है, दोनों नाम में डिफरेंस है। लेकिन बज्जी, मगध, कोसल, कुरु, पंचाल, गंधार और अवंती जैसे नाम प्रायः मिलते हैं। ये सब नाम बिल्कुल दोनों में एक ही जैसे हैं। यह स्पष्ट है कि उक्त महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में गिने जाते होंगे। अर्थात ये सब दोनों में सेम है, वह बहुत महत्वपूर्ण रहे। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था। अधिकांश महाजनपदों पर किसका शासन होता था? राजा का शासन होता था।
लेकिन गण और संघ नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। अर्थात कि जो महाजनपद होते थे उसमें कोई राजा होता था शासन करने के लिए, और गण और संघ के नाम से जो महाजनपद थे उसमें कई लोगों का समूह मिलकर शासन करते थे और सब राजा कहलाते थे। अकेले कोई एक राजा शासन नहीं करता था गण में या संघ में। जो महाजनपद के नाम से जाने जाते थे उसमें राजा होता था एक, और जो महाजनपद गण और संघ के नाम से जाने जाते थे उसमें कुछ लोगों का समूह शासन करता था, और इस समूह के प्रत्येक व्यक्ति को राजा कहा जाता था। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गणों से संबंधित थे। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर यह दोनों इसी गण से संबंधित थे, जहाँ की कई लोगों का समूह शासन करता है, और शासन करने वाले जो कई लोगों के समूह होते हैं सभी राजा कहलाते हैं। बज्जी संघ की ही भांति कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजागण सामूहिक नियंत्रण रखते थे। यानी बज्जी संघ में जिस तरह से था उसी तरह से जो है कुछ राज्यों में भी भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजागण नियंत्रण रखते थे। एक राजा नहीं, राजागण यानी कि कई लोगों का समूह जो है नियंत्रण रखता था, और उस समूह के सभी लोग राजा कहलाते थे। यद्यपि स्रोतों के अभाव में इन राज्यों के इतिहास पूरी तरह से लिखे नहीं जा सकते, लेकिन ऐसे कई राज्य लगभग 1000 साल तक बने रहे। आपका बुक लिख रहा है कि स्रोतों के अभाव में इन राज्यों का इतिहास जो है पूरी तरह से नहीं लिखे जा सकते, लेकिन एक इनमें से कई राज्य जो है वो लगभग 1000 साल तक बने रहे। आज इतना ही पर हमें क्लास रोकना पड़ेगा क्योंकि मेरा टाइम हो चुका है।